साइंस और टेक्नोलॉजी की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। जो अपने लास्ट क्लास में प्रतिरोध पढ़ा था, क्या पढ़ा था? प्रतिरोध। प्रतिरोध के बारे में परिभाषा लिख ली थी। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध का मतलब है अवरोध उत्पन्न करना। अब अवरोध का किस में उत्पन्न करेगा? धारा के चालन में। बोलो, अरे धारा प्रवाहित होगी, उसके बीच में अवरोध आएगा? आएगा नहीं आएगा? वही अवरोध क्या कहलाता है? प्रतिरोध। दोबारा सुन लो, हमने ये क्वेश्चन लिखा था प्रतिरोध किसे कहते हैं। आपके क्वेश्चन में ऐसे आएगा, प्रतिरोध किसे कहते हैं, या फिर उसके बाद आएगा 1 ओम प्रतिरोध किसे कहते हैं। उसको अपन आज पढ़ेंगे। प्रतिरोध का मतलब होता है अवरोध। अवरोध मतलब रोकने वाला। प्रतिरोध मतलब रोकने वाला। अब किसको रोकेगा? उसमें करंट बह रहा है ना, तो धारा बह रही है, उसको रोकने वाला वो कौन होता है? प्रतिरोध। तो आज हम देखेंगे कि प्रतिरोध को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं, उनके बारे में देखेंगे। और प्रतिरोध 1 ओम प्रतिरोध की परिभाषा देखेंगे। देखो, हमने लास्ट में ये पढ़ लिया था। देखो, प्रतिरोध को हमने आर से लिखा था। बोलो, लिखा था। इसका शॉर्ट में अगर परिभाषा देखें तो धारा के प्रवाह में अवरोध, धारा के प्रवाह में अवरोध ही क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। देखो, मैंने कहा था V बराबर क्या होता है? आई आर। यही होता है। बोलो, V बराबर क्या होता है? आई आर। तो R बराबर क्या हुआ? V बटा आई। ये इसका सूत्र हो जाएगा। बोलो, इसका मात्रक हमने देखा था V, विभव है, विभव का मात्रक होता है ओल्ट, और नीचे आई है, आई का मात्रक होता है एम्पियर। यही बोला था। तो ओल्ट बटा एम्पियर को हमने लिखा था ओम। क्या लिखा था? यही हिंदी में लिख लो, क्या? ओम। या फिर इसका साइन क्या आता है? ऐसा। इसका मात्रक हो गया। बोलो, अब अगली बार ये क्वेश्चन आया था कि 1 ओम प्रतिरोध किसे कहते हैं? 1 ओम प्रतिरोध की परिभाषा बताओ, की परिभाषा बताइए। तो बता सकते हैं हम? बोलो, 1 ओम की परिभाषा क्या हो सकती है? बात करो। देखो, 1 ओम की परिभाषा क्या हो सकती है? 1 ओम तो मात्रक है। एक प्रतिरोध 1 कब होगा? जब वी ओ आई का मान बराबर हो। या फिर अब अपने जैसे देख सकते हैं कि हम जानते हैं R बराबर V बटा आई होता है। इसका मान 1 कब होगा? जब इसका मान 5, इसका मान भी 5, इसका मान 1, इसका मान भी 1। समझ में आया? तो अपन ये बोल सकते हैं, जब किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करता हूं, तो उसके सिरों पर विभवांतर का मान कितना आए? बोलो, कितना आए? 1 वोल्ट। नहीं समझे? अरे V क्या है? विभवांतर। बोलो, क्या है? विभवांतर। दो सिरों के बीच में उत्पन्न विभवांतर ही V है, और V का मान 1 आएगा। कब आएगा? जब एक उसमें धारा कितनी प्रवाहित करे? 1 एम्पियर। तो इसकी परिभाषा आसानी से बन सकती है। तो देखो, हमें पता है अगर विभवांतर V का मान भी 1 हो और I का मान भी 1 हो, तो R बराबर 1 बटा 1 कितना आएगा? 1 ओम आ जाएगा। तो परिभाषा कैसे बनेगी? देखो, जब किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं, तो उस तार के सिरों पर विभवांतर 1 वोल्ट प्राप्त हो जाए, तो उसमें उत्पन्न प्रतिरोध का मान क्या आएगा? समझे नहीं समझे? बोलो, नहीं समझे? दोबारा देख लो। हमें पता है कि R बराबर क्या होता है? V बटा आई। अरे R का मान 1 कब आएगा? जब इसका और इसका मान सेम होगा। अपन धारा का मान क्या ले रहे हैं? 1। तो V का मान भी कितना आना चाहिए? 1। तभी जाके तो 1 में 1 कब भाग देंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। तो वही बात है, इसकी परिभाषा ये बनेगी, किसी चालक तार में, देखो, किसी चालक तार में 1 एम्पियर, एएमपी है ना, की धारा प्रवाहित करने पर, दिख रहा है इधर, प्रवाहित करने पर उसके सिरों के मध्य 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो, तो उसके प्रतिरोध को क्या कहते हैं? 1 ओम प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आया? बोलो, बहुत सीधा है।
अरे 1 ओम प्रतिरोध कब होगा? जब V का मान भी क्या होगा? 1 और I का मान भी क्या होगा? 1। समझ में आया? तो इसकी परिभाषा हो गई। यही क्वेश्चन आया था तुम्हारे पिछली बार कि 1 ओम प्रतिरोध किसे कहते हैं। अरे जब किसी चालक तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करें, हमें पता है, सुन लो, कि धारा प्रवाहित करते ही वोल्टेज तो प्रवाहित होगा नहीं होगा, ये तो ओम का नियम कहता है। और हमने कल सत्यापन भी देख लिया था कि धारा प्रवाहित करते ही ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज ही प्रवाहित होता है। हमने धारा बढ़ाई तो वोल्टेज भी बोलो बढ़ेगा। अब अगर मैं बोलूं 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करी और उसमें वोल्टेज भी 1 आए तो उसमें प्रतिरोध, उस तार का प्रतिरोध कितना है? भाई प्रतिरोध तो तार का ही रहेगा, उस तार के अंदर जो धारा को रोकने वाला अवरोध ही प्रतिरोध कहलाता है। तो मान लो सीधा सा मीनिंग, मैं 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करूं और सुन लो 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करूं और उसमें वोल्टेज 10 आ जाए तो उस तार का प्रतिरोध कितना होगा? समझ गए? बोलो 2 एम्पीयर हो जाएगा। अगर 5 की धारा प्रवाहित करो और 5 ही वोल्टेज मिल जाए तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? बोलो, समझ में आया? अगर मान लो धारा का मान कम है, वोल्टेज मतलब कम धारा प्रवाहित करते ही वोल्टेज भी ज्यादा आ रहा है तो फिर उस तार का प्रतिरोध क्या है? कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। अरे धारा मैं कम धारा प्रवाहित करूं फिर भी मुझे ज्यादा वोल्टेज मिल जाए तो वो तार अच्छा है ना? बोलो है या नहीं है? क्योंकि उसका प्रतिरोध क्या है? कम है। नहीं समझे? नहीं समझे क्या? एक बार और देखो, ये थोड़ी समझने की बात है। अगर मैं R का मान देखूं, अगर यहां पर देखूं मैंने धारा प्रवाहित करी 2 है ना, और वोल्टेज कितना आ जाए? देखो वोल्टेज मान लो 10 आ जाए तो प्रतिरोध कितना आएगा? थोड़ा उल्टा बोल गया मैं, देखो तो 5 आएगा। प्रतिरोध का मान कितना आया? 5। अब मैं देखूं, मैं धारा प्रवाहित करता हूं 10 और वोल्टेज मिले मुझे 20 तो प्रतिरोध कितना आएगा? 2। तो तार का प्रतिरोध किसका कम आया? इसका आया। मतलब इसमें से कौन सा तार अच्छा है? नीचे वाला कि ऊपर वाला? नीचे वाला, क्योंकि इसका प्रतिरोध क्या है? कम। तो मतलब वो पहले उल्टा बोल गया कि अगर मैं कम धारा प्रवाहित करूं है ना और वोल्टेज क्या मिले? ज्यादा। समझ में आया? तो मैं नहीं, मतलब वोल्टेज कम मिले एक तरह से अपेक्षा अनुसार दूसरे तार के। दोबारा देख लो, आपको तो परिभाषा याद करनी है कि 1 ओम प्रतिरोध किसे कहते हैं? कि जब धारा और वोल्टेज का मान क्या आ जाए? सेम आ जाए, समान आ जाए तो प्रतिरोध क्या रहेगा? 1 ओम ही रहेगा। बोलो, तो उतार लो इसको। यहां तक तो चलो बाद में उतारना, यहां तक तो कल हो गया था। बोलो, हुआ नहीं हुआ था? चलो इसको उतार लो, फिर बाद में देखेंगे नया टॉपिक। अर्थात मतलब देखो कि R बराबर क्या होता है? V बटा I। V का मान कितना रखा? 1 वोल्ट और R का मान, I का मान क्या रखा? 1 एम्पियर। तो मुझे क्या प्राप्त हुआ? 1 ओम प्राप्त हुआ। अब उतार लो, उतार ले बेटा, इसको रब कर देते हैं अपन। अब अगला नया क्वेश्चन आता है, सबसे इंपॉर्टेंट, चालक तार में प्रतिरोध क्या आता है? बोलो, चालक तार में प्रतिरोध किन किन कारणों पर निर्भर करता है? देखो अगला क्वेश्चन, एक बार इधर देखो, बाद में लिखना। अगला क्वेश्चन है, हमने प्रतिरोध देखा, प्रतिरोध किसे कहते हैं। अब प्रतिरोध भी किन किन कारणों पर निर्भर करता है। तो क्वेश्चन आप कैसे आएगा कि किसी चालक तार में, किसी चालक तार का जो प्रतिरोध है ना वो किन किन कारणों पर निर्भर करता है। सुन लो, मैंने कल भी बताया था आपको, आज दोबारा सुन लो कि कोई भी मान लो चालक तार है साहब, तार, उसके अंदर प्रतिरोध है, वो किन किन कारणों पर निर्भर करेगा। पहले कारण जानेंगे और उन कारणों से हम एक समीकरण बनाएंगे, वो सूत्र आपके काम आता है। वैसे प्रतिरोध का सूत्र तो V बटा I होता ही है, लेकिन एक और सूत्र आएगा प्रतिरोध, रो ले बाई ए, रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए, रो एल बटा ए, वो सूत्र निकालेंगे अपन। लेकिन पहले देखते हैं किन किन कारणों पर निर्भर करता है। इधर देख ले, कहाँ है ध्यान? अच्छा, तो इसे देखते हैं, मैं इधर बोल रहा हूँ। हाँ ठीक, देखते हैं। देखो अब सुनो, देखो बेटा, कोई भी प्रतिरोध है पहले तो तार की लंबाई पर निर्भर करेगा, नहीं करेगा? ज्यादा लंबा तार होगा तो उसका प्रतिरोध भी ज्यादा होगा। देखेंगे अभी तार की लंबाई, तार कौन से पदार्थ का बना है, तो पदार्थ की प्रकृति, और तार मोटा है या पतला है, मतलब तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ये 3 कारण ऐसे हैं जिन पर तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। कौन कौन से? पहला तार की लंबाई, तार की
प्रकृति, तार किस पदार्थ का बना है, पदार्थ की प्रकृति। और तीसरा है कि तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। बोलो क्या, तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। इन तीनों के बारे में अपन देखेंगे, जिनसे दो से अपन सूत्र निकालेंगे। तो देखो हम यहां पर देख सकते हैं कि चालक तार का प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध निम्न कारणों पर निर्भर करता है, निम्न कारणों पर निर्भर करता है। पहला देखते हैं चालक तार की लंबाई, चालक तार की लंबाई। सुन लेना, लिखना तो बाद में है, पहले समझना है। चालक तार की लंबाई सीधा सा मीनिंग है कि जितना लंबा तार होगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होता है। मैंने कल भी बताया था कि मान लो हम एक छोटे से बल्ब को जलाने के लिए यहां से बहुत दूर तक लाइट ले जाते हैं, तो उस बल्ब के जो तार लंबा हो गया ना, उस तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसलिए जो बल्ब में धारा जाएगी वो धारा कम जाएगी, जाएगी तो सही लेकिन कम जाएगी। अगर मान लो थोड़ा बड़ा उपकरण हो, जैसे मान लो अपन मोटर चलाए, तो मोटर में तो देखो धारा ज़्यादा जाती है, और ज़्यादा जाती है तो उसमें प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है, सीधा सा मीनिंग। लेकिन अपन एक छोटे से बल्ब को जलाएंगे, वही बल्ब अगर पास में रख के जलाएंगे, छोटा सा तार लगाएंगे तो वो अच्छा जलेगा, धारा ज्यादा जाएगी। लेकिन बहुत दूर तक छोटे से बल्ब को जलाएंगे, मतलब 5 वाट का बल्ब ले लो या 2 वाट का ले लो या 9 वाट का ले लो या फिर 0 वाट का ले लो, उसको अगर इतनी दूर तक तार फैला के ले जाएंगे तो वो बल्ब बिल्कुल बोलते हैं डिम ऐसे जलेगा। धारा तो जा रही है लेकिन धारा जाने में बीच में रुकावट ज्यादा आ रही है, क्योंकि तार क्या हो गया, लंबा। तो अपन इसमें देखते हैं कि तार की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। इसका मतलब आप मुझे बताओ, तार लंबाई के समानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती है? बोलो, व्युत्क्रमानुपाती के समानुपाती? समानुपाती। और ये तो जानते हो ना इसका मतलब क्या होता है। समानुपाती मतलब बिल्कुल वो बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा, वो घटेगा तो भी घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती मतलब एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। तो बताओ मुझे, तार की लंबाई प्रतिरोध के समानुपाती आएगी कि व्युत्क्रमानुपाती आएगी? समझ गए? आप समझे, पहले थोड़ी समझते। तो अपन देखते हैं कि चालक तार की लंबाई, तार की लंबाई प्रतिरोध के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। अर्थात लंबाई बढ़ने पर तार का प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा? बोलो, हाँ, तार का प्रतिरोध घटेगा ना, भी बढ़ता है। अर्थात R समानुपाती L, R समानुपाती L। समीकरण नंबर 1 हो गई। यहां पर R क्या है, बोलो R क्या है, प्रतिरोध है, और L क्या है, तार की लंबाई। समझे? बोलो, तार की लंबाई। अब दूसरा, अभी क्यों लिख रहे हो, समझ लो ना, बाद में टाइम मिलेगा। अगला पॉइंट आता है तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ये ले लेते हैं साहब। देखो दूसरा है चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जानते हो कि क्या होता है? अरे कोई भी तार लिया ना मैंने, ये इसको मैंने यहां से काटा तो मैं इसको यूं देख रहा हूं, मतलब ये तार ऐसे दिख रहा है। बोलो, ऐसे दिख रहा है? ये इसका क्षेत्रफल है, ये पूरा ये क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ज्यादा होगा मतलब मोटा है, क्षेत्रफल कम है मतलब पतला। अब देखो साहब, क्षेत्रफल के साथ कैसा इसका संबंध रहता है, सुन लेना। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के साथ प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है? मतलब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाता हूं तो प्रतिरोध क्या होता है? आई बात समझ में? तो देखो यहां पर अपन बात कर सकते हैं कि चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है? घटता है। अर्थात यहां पर अपन लिख सकते हैं कि तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात बोलो, अर्थात क्या? अर्थात क्षेत्रफल बढ़ाता
क्षेत्रफल बढ़ता है तो प्रतिरोध क्या होता है? बोलो, प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। दिख रहा है क्या? देखें, दिख रहा है क्या? तो देखो हमें क्या पता लगा, आर वित्त क्रमानुपाती ए, मतलब क्षेत्रफल, एरिया। समझे कुछ? दिख रहा है क्या? देखें, चलो अब यहां पर ये देखो, एक बटा में है, बटा में है ना, तो बटा मतलब वित्त क्रमानुपाती। तो यहां पर आर तो सबको पता है, आर मतलब क्या है? बोलो क्या है? प्रतिरोध। और ए बराबर क्या है? तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्र। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। समीकरण 1 और समीकरण 2 समझ में आई क्या? बोलो, आ गई समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा मैंने क्या बोला था? पदार्थ की प्रकृति। बोलो क्या बोला? पदार्थ की प्रकृति। अब पदार्थ की प्रकृति से अपन ये डिस्कस करेंगे कि वास्तव में प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता ही करता है। जैसे हमने देखा होगा तांबे का तार, एल्यूमिनियम का तार, नहीं देखा कैसा? तांबे का तार अच्छा चालक होता है या कम चालक होता है एल्यूमिनियम के तार से? अच्छा चालक। बोला क्यों? क्योंकि उस पदार्थ की प्रकृति अलग है। तांबे की प्रकृति अलग है, एल्यूमिनियम की प्रकृति अलग है। आगे देखते हैं। चलो पहले 2 लिख लिया, चलो इसको उतार लो। देखो ये 2 पॉइंट हो गए। अब 2 पॉइंट में ये भी पूछ लेते, देखो आर समानुपाती एल। तो आपसे कभी कभी बीच में क्वेश्चन पूछ ले कि प्रतिरोध और तार की लंबाई में ग्राफ खींचो, तो बताओ इसमें क्या ग्राफ आएगा? इधर जगह नहीं है, इसके नीचे से ग्राफ बना लेना। ये मान लो आर और एल में मैं ग्राफ खींचूं तो क्या आएगा? बोलो ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा आएगा कि ऐसा आएगा कि ऐसा आएगा? कैसा आएगा? यूं कि यूं कि यूं? यूं। क्यों? क्योंकि समानुपाती में एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। समझ में आया? कल भी बताया था अपन ने। तो यहां पर आर और एल में सीधा ग्राफ प्राप्त होगा, सीधी रेखा वाला। समझ में आया? तो ये वाला ग्राफ भी बनाना। देखो पूछता है वो कि प्रतिरोध में जो चालक तार की लंबाई और प्रतिरोध में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा प्राप्त होगा? ऐसा प्राप्त होगा। इसका मतलब है जैसे जैसे मैं तार की लंबाई बढ़ाता जा रहा हूं, प्रतिरोध का मान भी बढ़ रहा है। जैसे मान लो यहाँ 1 मीटर ले लेता हूं लंबाई, तो प्रतिरोध 1 ओम हो गया माना। 2 मीटर लिया तो 2 ओम हो गया। इससे ये तो पता लगता है ना? बोलो, नहीं लगता क्या इससे पता? समझ में आया? अब साहब इसमें कैसा ग्राफ बनेगा? इसमें कैसा ग्राफ बनेगा? देखो इसमें ग्राफ बनेगा, माना ये मैंने एल लंबाई ले लिया और ये आर प्रतिरोध ले लिया। देखो अब इसमें ग्राफ कैसा बनेगा? किसी को याद है? इसमें ये बढ़ता हुआ ग्राफ है। बोलो ये बढ़ता हुआ है कि लंबाई बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध भी। अब यहां पर अगर अनुप्रस्थ काट, सॉरी लंबाई थोड़ी है, अनुप्रस्थ काट है। अगर अनुप्रस्थ काट का मान बढ़ाऊंगा तो प्रतिरोध का मान घटेगा। तो यहां पर बेटा ऐसा बनेगा, यहां से नीचे की ओर आएगा। समझे कुछ? इसमें ऐसे बनेगा। आगे बात समझ में? देखो कि अब देखो मत सीधा सा मीनिंग है, मान लो मैं अनुप्रस्थ काट में क्षेत्रफल ज्यादा है, तो अब ज्यादा है तो यहां पर अगर पॉइंट ले जाऊंगा मैं तो प्रतिरोध का मान क्या आएगा? बिल्कुल कम आएगा। समझ में आया? मैं यहां पर लेता हूं साहब, देखो सीधा सा मीनिंग आपको अभी और समझ में आ जाएगा। देखो एक साइड तो मैंने अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ले लिया, एक साइड क्या ले लिया? प्रतिरोध ले लिया। ये प्रतिरोध के पॉइंट ले लूं मैं साहब, समझ लो, नहीं तो फिर रोओगे। लिखने में तो बहुत सारी किताबें हैं, इसमें लिख लिया करो ना। यहां पर क्षेत्रफल का मान 0, यहां पर क्षेत्रफल का मान 0, तो प्रतिरोध का मान हाई हो जाएगा। आप देखो क्षेत्रफल का मान में 1 मीटर स्क्वायर लेता हूं तो प्रतिरोध का मान आएगा, देखो माना यहां पर ले लेते हैं, यहां दूसरा यहां गया, तीसरा यहाँ गया, चौथा यहाँ गया, 5। इसका मतलब ये लाइन आएगी, क्या आएगी? समझे कुछ? मतलब कि अगर क्षेत्रफल का मान कम रहेगा तो प्रतिरोध का मान उच्च रहेगा। समझे? तो ये होता है। तो अपन डायरेक्ट देख लेते हैं, डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं। बड़ा बनाना आप तो, क्योंकि यहाँ जगह नहीं इसलिए नहीं बनाना मैं, मतलब इसका ग्राफ ऐसे है। ठीक है, चलो बना लो इसको।
देखो बेटा सुनो, समीकरण एक आई कि R प्रोपोर्शनल टू L, भाई R समानुपाती L, और समीकरण 2 आई R व्युत्क्रमानुपाती A। तो इन दोनों से हम अपने को क्या निष्कर्ष निकला, तो अपन देखते हैं। अतः समझ लो, अतः समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 कहती है R समानुपाती L और R व्युत्क्रमानुपाती A। इसका मतलब देखो R ऐसे लिख दूं, मैं लिख दूं क्या, ऐसे लिख सकता हूं क्या, क्यों ऐसे क्यों लिखूं, सही है क्या ये, बोलो सही है क्या, अरे ये सही है क्या, दिख रहा है, मतलब R किसके समानुपाती है और किसकी व्युत्क्रमानुपाती है, दोनों को मिला के लिख दिया। अब देखो ये समीकरण क्या हो गई, 3 हो गई। अब और आगे बढ़े, इसको सोल्व करें, समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाएं तो क्या लगाएं, कुछ ना कुछ नियतांक लगाएं। तो देखो अब आएगा साहब विशिष्ट प्रतिरोध आएगा साहब। देखो जैसे ही मैंने ये चिन्ह हटाया तो R बराबर लगाया तो यहां पर हो गया रो, इसको बोलते हैं ये रो का चिन्ह है, काय का चिन्ह है, तुम ऐसे रोते हो है ना। देखो ये रो L बटा A, ये वाला सूत्र भी याद रख लेना। पहले R का सूत्र तो ये था V अपॉन I, ये तो धारा और वोल्टेज का मान आएगा तब लगाना है। अब विशिष्ट प्रतिरोध और लंबाई आ जाए तार की तब कौन सा लगाना है, ये वाला। अभी सवाल भी करेंगे, देखना, सुन लो कान खोल के, लिखने पे ध्यान मत दो। प्रतिरोध ज्ञात करने का सवाल आएगा तो तुम लोग ये वाला लगाओगे, फिर सोचोगे यार इसमें वोल्टेज तो दे ही नहीं रखा, धारा दे ही नहीं रखी, फिर कैसे ज्ञात करें R का मान, फिर ऐसे ज्ञात करेंगे। अब यहां पर इसका मतलब देखो, यहां R बराबर तो क्या है, R तो क्या है, और रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, बोलो क्या है रो, अरे बोलो क्या है, और विशिष्ट प्रतिरोध को अपन प्रतिरोधकता भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, देखो या करके इसको बोल देते हैं प्रतिरोधकता। क्वेश्चन देगा ना उसमें प्रतिरोधकता का मान देगा, लंबाई का मान देगा, क्षेत्रफल का मान देगा, आपको क्या निकालना रहेगा, अरे इन सब में 3 का मान दे देगा, चौथा निकालना है कोई सा भी। समझ में आया, ये कैसे सूत्र आया, हमने देखा कि तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती होता है और तार के अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को हमने जोड़ के लिखा तो हमें प्राप्त हुआ कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड एक ही क्या होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है, डायरेक्ट नहीं होता। मतलब ये तो है समानुपाती और ये एक ही क्या है, तो हमने देखा समानुपाती का चिन्ह हटाया तो एक नियतांक आया और नियतांक को हमने क्या बोला, विशिष्ट प्रतिरोध। तो ये वाला सूत्र भी आपको याद करना है। ये किसका सूत्र है, बोलो किसका सूत्र है, ये रो का नहीं है, ये किसका है, R का, बोलो किसका है, R का। आप रो का भी निकाल सकते हो। अब इसमें से रो निकाल लेंगे तो देखो R बराबर क्रॉस गुणा कर दो तो रो बराबर आ जाएगा RA बटा L आ जाएगा, आप निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन सूत्र तो यही याद रखना पड़ेगा। बोलो चलो उतार लो। अब देखो बेटा, अभी और इसको आगे बढ़ाएं, आपसे पूछ ले रो क्या है, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोधकता है, मतलब प्रतिरोध का नियतांक है। इसका मात्रक पूछता है, वो क्या पूछता है, मात्रक। अब मात्रक के लिए पहले तो सूत्र लाएं, बोलो क्या लाएं, सुन लो अभी देख लो, इसको मैं दोबारा लिख दूंगा सूत्र को। देखो मतलब हमारे पास R बराबर रो L बटा A सूत्र आ गया, बोलो आ गया। अब यहां पर हमने बोल दिया कि रो क्या, ये इसको अपन लिखते हैं ऐसे, ये है रो, क्या है बोलो, इसको अपन ने क्या बोला, विशिष्ट, बोलो क्या बोला, विशिष्ट प्रतिरोध बोला, या फिर क्या बोला, प्रतिरोधकता बोला। समझ में आया। अब साहब वो आपसे पूछता है कि विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, रो को कहते हैं। अब इसका मात्रक क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो उसके लिए पहले अपन इसका सूत्र लाएं। देखो बेटा R बराबर रो L अपॉन A हो गया, इसको मैंने क्रॉस गुणा किया, इसको ऐसे किया तो रो L बराबर R इंटू A आ गया,
बोलो आया नहीं आया? अब यहाँ रो का मान निकालूंगा तो R इंटू ए बटा एल आ जाएगा। बोलो आएगा नहीं आएगा? ये किसका सूत्र है? रो का। बोलो ये किसका सूत्र है? और ये किसका सूत्र है? दोनों का सूत्र समझ में आ गया? निकाला दोस्तों। अब ये इसलिए निकाला कि इसका मात्रक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अब आप ही बता दो कि टेंशन मत लो। रो का मात्रक, अब देखो यहां से निकाले रो का मात्रक क्या होगा, हमें पता है, हमें तो ये सूत्र याद है, मात्रक याद नहीं है। अब इस सूत्र में ऊपर क्या आ रहा है? आर। आर का मात्रक क्या होता है? क्या होता है आर का मात्रक? ओम। इंटू ए का मात्रक क्या होता है? ए है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? क्षेत्रफल हमेशा लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। अरे क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। क्या होता है? और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। क्या होता है? ये याद नहीं, मीटर स्क्वायर। ये तो ऊपर का मात्रक हो गया। देखो इधर बटा एल। एल मतलब लंबाई है। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। अब देखो इस मीटर से 1 मीटर कट गया, क्या बचा? का मात्रक क्या हो गया? ओम मीटर। या फिर या करके इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, ओम मीटर। हो सकता है? बोलो ये क्वेश्चन आता है, छोटे 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि रो का मात्रक या प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? ओम इंटू मीटर। ओम इंटू कैसे आया? अरे कहीं याद किया क्या हमने? हमें तो पहले का सूत्र याद है, ये वाला सूत्र याद है, इससे हमने ये सूत्र निकाल लिया। इस सूत्र में क्या क्या है? प्रतिरोध है, क्षेत्रफल है और लंबाई है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? और लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो हमारे पास ये प्रतिरोधकता का मात्रक आ गया। बोलो आया नहीं आया? क्या आया रे? ओम इंटू मीटर या ओम मीटर, कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लेना, हो जाएगा। अब यहां पर अपने को इस कारणों से पता लगा कि यार आर का सूत्र भी अपने एक और है, आ गया। आर का सूत्र पहले क्या था? V बटा आई। और ये सूत्र अब इसमें आप प्रतिरोधकता देख लो, लंबाई देख लो और क्षेत्रफल देख लो। अगर सवाल में ये से आ जाए तो अपने को ये वाला सूत्र लगाना है। लगा लोगे? चलो इसको और उतार लो, तो उसके बाद 2 पॉइंट और पढ़ लेंगे कारकों के। देखो अपने पास 2 पॉइंट हो गए, कारक हो गए। पहला पॉइंट क्या? तार की लंबाई। दूसरा पॉइंट क्या? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तीसरा पॉइंट अपन देखते हैं पदार्थ की प्रकृति। तीसरा पॉइंट क्या देखते हैं? पदार्थ की प्रकृति। प्रकृति मतलब वो किस पदार्थ का बना है? बोलो, मतलब प्रकृति मतलब वो किस पदार्थ का बना है। तो अपन प्रकृति में तो यही लिखेंगे कि हाँ, कि प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तभी तो हमें अलग अलग तारों का प्रतिरोध अलग अलग मिलता है। बोलो, अरे ये तो नहीं कि सबका प्रतिरोध सेम होता है। अगर सबका प्रतिरोध सेम होता तो अपन क्यों तांबे का तार लाते? बड़ी मोटर को चलाने के लिए क्यों तांबे का तार लाते? एल्यूमिनियम का तार ही चला लेते। अरे अपने घरों पे जो बोरिंग लगी हुई वहां पर उसके अंदर जो मोटर है उसमें केबिन नहीं डालते क्या? केबिन में कौन सा तार होता है? एल्यूमिनियम का होता है क्या? जितनी बड़ी मोटर लगाओगे उतने अच्छा तांबे का तार लाओगे, एल्यूमिनियम तार ही चला लो, चल जाएगी, लेकिन वो जल्दी जल जाएगा। समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? तो इसका मतलब पदार्थ की प्रकृति पर प्रतिरोध निर्भर करता है। तो अपन लिख लेते हैं डायरेक्ट, प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। अभी मत लिखना, अभी एक और पॉइंट समझ लो। चौथा पॉइंट है ताप पर। ताप भी बहुत इंपॉर्टेंट कारक है। देखो सीधा सा मीनिंग है, चालक तार का प्रतिरोध ताप पर निर्भर करता है। ताप बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है, समानुपाती होता है। लेकिन थोड़ा सा यहां पर अलग मीनिंग है। देखो चालक 3 प्रकार, मतलब बोल सकते हैं कोई भी तार है ना 3 कैटेगरी का होता है। एक तो अचालक जो चालन नहीं करता, अर्धचालक जो करता भी है और कभी नहीं करता, और चालक जो हमेशा धारा का चालन करता है। तो चालक तार मतलब जो धारा का चालन करता है उसका मैं ताप बढ़ाता जाऊंगा तो प्रतिरोध भी बढ़ता जाता है। लेकिन अर्धचालकों के लिए ये उल्टा है, अर्धचालक का ताप बढ़ाता हूं तो प्रतिरोध का मान क्या होता है? कम होता है। ये याद करना है। तो देखो अपन बोलते हैं कि चालक तार, अब लिख लो, चालक तार का प्रतिरोध ताप के समानुपाती होता है।
अर्थात ताप बढ़ाने पर चालक तार का या चालकों का प्रतिरोध बढ़ता है, परंतु अर्ध चालकों में ताप का मान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान घटता है। प्रतिरोध का मान घटता है, क्योंकि ये भी लिख लेते हैं, क्योंकि चालक के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक दिख रहा है ये, बोलो दिख रहा है, तथा अर्धचालकों के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। ये याद करना है, ठीक है। यहाँ तक अपने प्रतिरोध टॉपिक खत्म हुआ। कल अपन प्रतिरोध की क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बाद फिर नया टॉपिक चलाएंगे। समझ में आया? चलो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।